बंधुओं नमस्कार। यह वीडियो मैं आप सबको विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत या ऐसे कहें समाज में विधि के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूं। और विधि के अंतर्गत बहुत आयाम होते हैं, बहुत विषय होते हैं जिनकी जानकारी जनसाधारण को नहीं होती, परंतु दैनिक जीवन में उनके सामने आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर इन विषयों पर जानकारी का होना आवश्यक है। यह मेरी सोच है और इसी सोच के संदर्भ में जनसाधारण को या श्रोताओं को कुछ लाभ मिल जाए और वह विधिक रूप से जागरूक हो जाएं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं यह कंटेंट बना रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, तो अब मैं विषय पर आता हूँ। आज का विषय है, चर्चा का विषय है साक्ष्य का महत्व। तो साक्ष्य का महत्व का जब हम बात करते हैं तो साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण, और प्रमाण का महत्व की जब आप होती है बात, तो प्रमाण कब जरूरी पड़ता है। तो सामान्य परिस्थितियों में, दैनिक जीवन में हम अपने को सत्य सही सिद्ध करने के लिए जिन तर्कों का सहारा लेते हैं, जिन प्रमाणों का सहारा लेते हैं, जिन वक्तव्यों का सहारा लेते हैं, जिन दस्तावेज़ों का सहारा लेते हैं, जिन उदाहरणों का सहारा लेते हैं, वे सभी प्रमाण कहलाते हैं और वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या उपयोग किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर साक्ष्य का महत्व जिस संदर्भ में चर्चा के विषय के रूप में लिया गया है वह है न्यायालयीन या अर्ध न्यायालयीन व्यवस्थाओं में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए दावे को सिद्ध करने के लिए प्रमाण के रूप में किसी वक्तव्य अथवा किसी दस्तावेज में सन्निहित किसी विषय वस्तु को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम दस्तावेज कहते हैं। और उस दस्तावेज को जो लिखित होता है वह एक प्रमाण है। जो वक्तव्य बोला गया होता है किसी व्यक्ति द्वारा, और यदि उस व्यक्ति द्वारा उसकी संस्वीकृति कही जाती है या उसे कहा जाता है कि हाँ ये मैंने कहा था या ये मैंने सुना था, अमुक व्यक्ति को मैंने ऐसा कहते और बोलते सुना था, करते देखा था, तो ये सब चीज़ें साक्ष्य के रूप में न्यायालयीन व्यवस्था में, न्यायालयीन प्रक्रिया में ग्राह्य होती हैं और किए गए दावे को या तो सिद्ध करती हैं अथवा या उसे असिद्ध करती हैं, माने झूठा ठहराती हैं। और जब सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय उसे दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निर्णीत कर देता है, और यदि असिद्ध हो जाती हैं तो लगाए गए आरोप निराधार मान करके दोषी व्यक्ति को, जिस पर दोषारोपण होता है, उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो ये है साक्ष्य का महत्व। अब आती है साक्ष्य के महत्व के संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है, वो ये कि साक्ष्य होता कैसा है। तो अभी मैंने चर्चा में बताया, और जिस चर्चा में मैंने ये कहा कि कोई बोलता है, किसी ने देखा है वो बताता है, या कोई दस्तावेज की विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, तो इन सब का यदि हम लोग निष्कर्ष निकालें तो यह बात निकल के आती है कि साक्ष्य हो सकते हैं मौखिक, साक्ष्य हो सकते हैं कहे सुने, साक्ष्य हो सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी, और साक्ष्य हो सकते हैं दस्तावेजी। तो अब बात आती है कि साक्ष्य के संदर्भ में किस विधि में उल्लेख मिलता है। तो 2023 से पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य के संदर्भ में कहा गया था, और ये कहा गया था कि वो मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है अथवा हियर से हो सकती है। परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है 2023 में, उसकी धारा 2 की उपधारा 1 में अब नवीन संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो पहले केवल दस्तावेज थे, अब दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, इलेक्ट्रॉनिक टॉक, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में न्यायालयों में स्वीकार किए जाते हैं। तो अब इन सब को ध्यान में रखते हुए हम फिर से वर्गीकरण करें तो ये आ जाएंगे हम लोग, मौखिक हो जाएगा, देखा सुना हो जाएगा, दस्तावेजी हो जाएगा और डिजिटल हो जाएगा। तो ये सब साक्ष्य के प्रारूप हो गए जो कि भारतीय कानून व्यवस्था में साक्ष्य अथवा प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है क्या कोई व्यक्ति किसी भी दस्तावेज को, किसी भी वक्तव्य को, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा भरने वाले व्यक्ति के कहे सुने प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को, जिसको कि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, स्वीकार कर लेगा।
तो यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को, जिसे कि वह किसी दावे को संपुष्ट करने अथवा किसी दावे को अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करता है, न्यायालय उसके गुण दोष का आकलन करने के पश्चात उसे यह बताता है कि जी हाँ, यह साक्ष्य ग्राह्य है अथवा नहीं स्वीकार किए जाने योग्य है। तो अब इसके लिए क्या हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो साक्षी है, साक्षी माने वह व्यक्ति जो कह रहा है कि हाँ मैंने यह घटना होती देखी, मैंने उस व्यक्ति को यह कहते सुना, हाँ उस व्यक्ति को मैंने यह चीज़ देते हुए सुना, ये देखा, ये चीज़ मैंने लेते हुए देखा, अमुक घटना मेरे सामने घटित हुई। तो ऐसे व्यक्ति को उसके कहे गए वक्तव्य अथवा प्रदत्त गवाही प्रमाण की शुचिता, सत्यता को सिद्ध करने के लिए न्यायालय एक प्रक्रिया का अनुपालन करता है, जिसे कि हम कहते हैं न्यायिकी परीक्षा। तो न्यायालय में साक्षी की परीक्षा, जो कि न्याय को सहायता प्रदान करती है न्याय प्रदान करने में। तो साक्षी की जब परीक्षा होती है, तो साक्षी की परीक्षा 3 तरह से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा। तो सबसे पहले वादी जो किसी चीज़ का दावा करता है, वह अपने दावे को संपुष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी घटना विशेष के संदर्भ में या दस्तावेज विशेष के संदर्भ में उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करता है, और प्रतिपक्षी के विरुद्ध किए गए दावे को पुष्ट करने के लिए उसके द्वारा कहे गए वक्तव्य को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि साहब देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसका भी प्रमाण है और उसको यह व्यक्ति संपुष्ट कर रहा है। तो इसे कहा जाता है मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा हो जाती है। इसके बाद जो प्रतिवादी होता है, उस जिसके विरुद्ध आरोप लगा है कि उसने वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है, तो उसे यह अवसर मिलता है कि वह वादी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को या तो साक्षी को असिद्ध करने के लिए पुनः उससे पूछे और उससे प्रश्न करे, और जिससे उसकी सत्यता और उसकी वास्तविकता और उसकी प्रासंगिकता का निर्णय न्यायालय ले सके। अब जब 2 चीज़ हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिपरीक्षा अथवा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यह क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। और क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है प्रतिवादी की तरफ से, और आपराधिक मामलों में ये किया जाता है एक्यूज़ की ओर से। और यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ होता है आपके उधर जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सरकारी वकील, वो करता है। अब आती है पुनः परीक्षा। तो जब साक्षी जो प्रतिपरीक्षा में सवाल उठाता है और कहता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, और जो वादी या आपका प्रोसिक्यूशन द्वारा जो शख्स प्रस्तुत किया गया उसमें त्रुटियां हैं, उसमें कमी है, वह सत्य को नहीं बताता, तो इसके प्रतिरोध में या इसके विरोध में जो बातें कही जाती हैं उसको हम लोग री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई, पहले मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर प्रतिपरीक्षा, फिर री एग्जामिनेशन। अब जब इनकी सब की बातें हो गई तो फिर न्यायालय इनको लिपिबद्ध कर लेता है, लेखबद्ध कर लेता है, और उसके पश्चात उन पर आगे निर्णय लेता है। अब बात आती है दस्तावेजी साक्ष्य। ये तो हो गए मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में 3 बातें। अब आती है दस्तावेजी साक्ष्य। तो जब दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं या डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं 2003 के अंतर्गत, तो उनकी भी सत्यता का परीक्षण करना होता है। अब माना यह जाता है कि ऐसे दस्तावेज जो कि 30 वर्ष से पुराने हैं, तो न्यायालय उनके संदर्भ में यह धारणा बना लेता है कि इनमें वर्णित विषय वस्तु सत्य ही होगी जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है और वह 30 साल से कम का है, तो उसकी विषय वस्तु के बारे में सत्यता की परीक्षा न्यायालय द्वारा या प्रतिवादी द्वारा की जा सकती है या वादी द्वारा की जा सकती है, जैसा कि उस विषय वस्तु हो या जैसी कि परिस्थिति हो। अब बात आती है कि यदि कोई वस्तु जो कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है और वह दस्तावेजी साक्ष्य है, तो यदि उसको हमने मिथ्या रूप से गढ़ा है या दैट इज़ अ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए क्या कोई दंड भारतीय दंड संहिता में या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में प्रदान की गई है? तो ये बात आती है कि हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2023 जो है नया वाला, उसमें 228 धारा, और जो एविडेंस एक्ट 1872 है उसमें धारा 193 के अंतर्गत
फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इज़ डिक्लेयर टू बी अ पनिशेबल ऑफेंस, तो उसे दंडनीय अपराध माना गया है। तो किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति नहीं है कि वह मिथ्या साक्ष्य गठन करे और उसके आधार पर अपने दावों को सिद्ध करने की कोशिश करे या लाभ प्राप्त करने की कोशिश करे। अब बात आती है कि क्या प्रत्येक साक्ष्य न्यायालय द्वारा स्वीकार ही कर लिया जाएगा? नहीं। तो इस संदर्भ में नियम यह है कि साक्ष्य की युक्तता होनी चाहिए। युक्तता माने वह जो किया गया दावा है अथवा लगाए गए आरोप हैं या उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है या दावे को अमान्य किया जा रहा है तो उससे संबंधित होने चाहिए। कुछ भी कोई भी अंट संट अनर्गल नहीं होने चाहिए, वह वस्तुतः वाद या मामले से सीधे तौर से संबंधित होने चाहिए। अब दूसरी बात फिर आती है कि क्या साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं या साक्ष्य के रूप में जो चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, किसी व्यक्ति का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, उसे विधि सम्मत होना चाहिए। तो विधि सम्मत के बारे में बात आती है कि जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराओं के अंतर्गत यह कहा गया हो कि आप जिस रीति से साक्ष्य को एकत्र कर सकते हैं, जिस रीति से किसी साक्षी के साक्ष्य को ले सकते हैं, जैसे कि 1872 के अधिनियम में धारा 25 में कहा गया था और 2023 की धारा में 23(1) और 26 में कहा गया था। तो ऐसे साक्ष्य जो कि विधि विरुद्ध रीति से एकत्र किए गए हैं वह न्यायालय के लिए निष्प्रयोज्य होते हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अब ये बात आती है कि कौन से साक्ष्य स्वीकार्य हैं, यदि वह न तो वादी द्वारा दिए गए हैं न वादी के किसी साक्षी द्वारा दिए गए हैं और वह किसी विशेषज्ञ की राय के रूप में दिए गए हैं। तो अधिनियम में, साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि विशेषज्ञ की राय जो होती है वो स्वीकार्य होती है और धारा 45 से 47 के अंतर्गत दोनों ही अधिनियम हैं, 72 वाले में भी 2023 में भी, इन्हें एक स्वीकार करने योग्य साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब हुआ expert's opinion is a valid piece of opinion and it is accepted in the proceedings carried out by court of law and they cannot be disbelieved unless otherwise proved। तो ये हो गई बात। अब ये बात आती है कि कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जो कि हियर से होते हैं। पूछा जाए साक्षी से तुमको कैसे पता लगा, तो कहे फलाने ने कहा था, ढिमके ने कहा था, एक्स ने कहा था, वाई ने कहा था, जेड ने कहा था। तो जिस किसी वक्तव्य में कोई शुद्धता या उसकी विश्वास करने का कोई आधार न हो तो उसे हम लोग हियर से एविडेंस कहते हैं और वह सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होती हैं। अब बात आती है तीसरी कि क्या दस्तावेजी प्रमाण, जिसको हम लोग प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, तो दस्तावेजी प्रमाण का जो मूल होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है और जब उसकी छाया प्रति होती है, मूल उपलब्ध नहीं होता है या जो सत्यापित प्रति होती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। लेकिन प्राइमरी की उपस्थिति में सेकेंडरी का महत्व कम हो जाता है, लेकिन ये प्राइमरी प्राप्त नहीं है तब सेकेंडरी स्वीकार्य हो जाती है बशर्ते उसकी सत्यता सिद्ध कर ली जाए। अब क्या होता है कि जब कभी कोई वाद या कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी इस तरह से अर्ध न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्येक दावे का सत्यापन करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है और शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो व्यवस्था दी जाती है वो CPC में भी दी गई है, ऑर्डर 6 रूल 15 में, और इसके साथ साथ अधिनियमों में भी, जो कि असत्य शपथ पत्र के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 में और BNSS 2023 के 226 और 229 में ये दंड का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दावों को संपुष्ट करने के लिए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे दंडनीय अपराध करने का दोषी माना जाएगा। तो ऐसी यह बात समझ निकल के आ गई कि दीवानी मामलों में भी और कहीं कहीं किए गए कथन को भी संपुष्ट करने के लिए व्यक्ति को शपथ पत्र देना पड़ता है और उस शपथ पत्र को यदि आप मिथ्या गढ़ते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और BNSS की धारा 228 और जिसको हम लोग परजरी कहते हैं, झूठा साक्ष्य देने हेतु दंड, उसके अंतर्गत दंडित किया जाता है। और असत्य शपथ पत्र के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 223 की धारा 226 से 229 में इसको दंडनीय बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया।
तो ऐसी स्थिति में यह हुआ, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साक्ष्य एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने दावों को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, या दावों के विरुद्ध में उसको असत्य सिद्ध करने के लिए, आरोप को असिद्ध सिद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। और इसके संदर्भ में दीवानी अथवा आपराधिक मामलों में इसे एक मूलभूत और आवश्यक विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि न्यायालय निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की ही आधार पर निर्णय प्रदान करता है। अब ये बात आती है कि क्या कोई व्यक्ति यदि दीवानी में वाद में या आपराधिक वाद में मिथ्या शपथ पत्र के माध्यम से किसी तथ्य की घोषणा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका परिणाम क्या होगा। तो मिथ्या शपथ पत्र में वर्णित की गई विषय वस्तु का परिणाम ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अपमान हो जाए और किसी व्यक्ति के मान सम्मान में ठेस पहुंच जाए। तो यदि किसी व्यक्ति के मान सम्मान में ठेस पहुंच जाती है तो उस व्यक्ति को दीवानी अधिकार भी दीवानी विधि के अंतर्गत भी अधिकार है और आपराधिक विधि के भी अंतर्गत अधिकार है, और वो अवमानना अथवा अपमान के लिए वाद ला सकता है। और वाद लाने पर न्यायालय दो चीज़ करेगा, या तो उसे व्यादेश के माध्यम से भविष्य में और तुरंत इस प्रकार के कार्य को करने से निषेधित कर सकता है, जिसको हम लोग निषेधाज्ञा कहते हैं, और दूसरा उसे प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। वह इसलिए कि उसके मान सम्मान में ठेस मिली है और समाज के आकलन में उसकी बेइज्जती हो गई है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम साक्ष्य के संदर्भ में धनात्मक और ऋणात्मक पहलुओं को समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उसका महत्व क्या है, किस प्रकार से साक्ष्य दिया जाना चाहिए, साक्ष्य देने में किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए अपमानकारक हो जाती है ऐसी चीज़, तो उसे किस प्रकार से किए गए दोष के लिए प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। धन्यवाद।